फर्स्ट ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है मीज़ल्स यानी कि खसरा, जो वायु द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक रोग होता है। खसरा भी बोलते हैं इसको। खसरा जो है वो श्वसन प्रणाली में वायरस, विशेष रूप से मर्बेलिया वायरस के जीन्स पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है। और मर्बेलिया वायरस भी अन्य जो है पैरामॉक्सो वायरस की तरह ही एकल, असहाय और नकारात्मक भावना वाले जो है वायरसों द्वारा घिरा होता है। और उसके लक्षणों में विशेष रूप से बुखार, खांसी, बहती हुई नाक, लाल आँखें और एक सामान्यकृत जो है मैक्युलोपापुलर जो एर्थेमोटस चकत्ते भी इसमें शामिल होते हैं, जो स्किन पर पड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कल कि जो मीज़ल्स यानी कि खसरा है, कभी कभी ये अंग्रेजी नाम मीजल से भी जाना जाता है, भी मैंने आपको बताया। और श्वसन के माध्यम से ये फैलता है, विशेषकर संक्रमित व्यक्ति के मुंह और नाक से बहते हुए द्रव के सीधे वायु विलय के माध्यम में संपर्क आने से यह रोग फैलता है। यानी कि जो भी मरीज, पेशेंट है, रोगी है, तो उसके जो भी मुंह और नाक से स्राव निकलेगा, ठीक है, थूक है, छींक है, बलगम है, तो उसके माध्यम से ये रोग फैलता है। और बहुत ही संक्रामक रोग है तथा 90% लोग जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होती है, और जो संक्रमित व्यक्ति के साथ एक ही घेरे में घर में रहते हैं, वे इसके शिकार हो सकते हैं। साथ ही संक्रमण औसतन 14 दिनों 6 से 19 दिनों तक प्रभावी रहता है और 2 से 4 दिन पहले से दाने निकलने की शुरुआत इसमें हो जाती है। और अगले 2 से 5 दिनों तक जो है वो व्यक्ति संक्रमित रहता है। इस तरह से देखा जाए तो 4 से 9 दिनों तक इसका संक्रमण रहता है। यानी कि इसमें खसरे में क्या होता है, बच्चों की पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। और साथ ही खसरे का एक वैकल्पिक नाम रुबेला भी होता है, यानी कि इसको रुबेला भी बोलते हैं, जिसे अक्सर रुबेला जर्मन खसरा के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि दोनों रोगों में कोई ऐसा संबंध नहीं है। साथ ही जो है खसरे के अगर खास लक्षणों में 4 दिन का बुखार होता है, ठीक है, साथ ही कफ है, खांसी, बहती हुई नाक और नाक से श्लेष्म आदि निकलते हैं इसमें। और खसरे के दाने खास तौर पर व्यापक जो होते हैं वो अभी मैंने आपको बताया कि मैक्युलोपापुलर एरिथेमेटस दाने जो होते हैं वो पूरी त्वचा पर होते हैं, जो बुखार होने के कई दिनों बाद शुरू होते हैं और यह फिर से शुरू हो जाते हैं और बाद में पूरे मुंह पर और शरीर पर ये दाने फैल जाते हैं। साथ ही जो ये दाने होते हैं वो धीरे धीरे लाल रंग से बदलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। और इसके कारणों के बारे में बात करें बच्चों, तो खसरा के रोगियों को सांस लेने में की सुविधाओं के साथ रखा जाना चाहिए। केवल मनुष्य खसरे का ज्ञात पोषक है, यानी कि मनुष्य के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह फैलता है। और यह वायरस गैर मानव पशु प्रजाति को भी संक्रमित कर सकता है। मीजल्स रुबेला, जिसे हम खसरा कहते हैं, मीजल्स रुबेला से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह रोग दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। रोगी के छींकने से, खांसने से यह वायरस जो है फैलता है। और छोटी शिशु को अगर निमोनिया है, दस्त है, ठीक है, कुपोषण है या कोई भी इसका कारण हो सकता है। और बड़े व्यक्ति में यह गंभीर रूप से होने की संभावना इसकी रहती है। अगर इसके निदान के बारे में बच्चों बात करें तो खसरे के रोग का निदान जो है करने के लिए कम से कम 3 दिन के बुखार के साथ ही जो खांसी, सर्दी, जुकाम है, नाक से जो है बहती हुई नाक से जो श्लेष्म निकल रहा है वो है, तो वो अगर यानी कि एक तरह से जो कोई भी रोगी व्यक्ति है उसके संपर्क से दूर रहा जाए और जो भी उसके श्लेष्म में नाक से निकलने वाला, मुंह से निकलने वाला कफ है उसको जो है वो स्पॉइल कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। वैकल्पिक रूप से खसरे को प्रयोगशाला निदान श्वसन के नमूनों में खसरे से जो सकारात्मक IgM प्रतिपिंडों या खसरे के एक वायरस के अलगाव की पुष्टि होने से इसमें किया गया है कि बच्चों में जहाँ तक है इसमें जो है एक तरह से देखा जाए कि संक्रामक व्यक्ति जो है, रोगी व्यक्ति है, उसके संपर्क से उन्हें दूर रखना चाहिए। साथ ही इसके उपचार की बात करें बच्चों तो यहाँ खसरे के लिए कोई विशेष उपचार नहीं होता है। केवल हल्के और सरल खसरे से पीड़ित अधिकांश रोगी आराम और सहायक उपचार से ठीक हो जाते हैं। और हालांकि यदि मरीज अधिक बीमार हो तो तब चिकित्सा सलाह देना महत्वपूर्ण हो जाता है।
क्योंकि वो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल उसकी कंडीशन हो। साथ ही कुछ रोगियों के में जो खसरे की अगली कड़ी के रूप में निमोनिया का विकास हो सकता है। अन्य जटिलताओं में कान का संक्रमण, ब्रोंकाइटिस और इंसेफेलाइटिस। साथ ही तीव्र खसरा जो होता है श्वसन शोथ में होने वाली मृत्यु दर उसकी 15% होती है। और साथ ही अगर खसरे के बाद जो है अन्य सभी उपचार के साथ साथ तो बुखार कम करने और दर्द कम करने के लिए आइबुप्रोफेन या एक्टामिनोफेन जो है जिसे पैरासीटामोल वो दिया जाता है। साथ ही आवश्यक हो तो तेज़ खांसी में राहत के लिए जो है कोई भी जैसे कि कोई भी कफ सिरप जिसे दिया जाता है वो दे सकते हैं। साथ ही इलाज में विटामिन ए की उपयोग की जांच की जा सकती है। इसके इस्तेमाल के से होने वाले प्रयोग की व्यवस्थित समीक्षा करने से समग्र मृत्यु दर में कमी लाने में कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को ज़रूर कम किया गया है। साथ ही गलसुआ बच्चों अलग ये भी एक वायु से फैलने वाला रोग है, गलसुआ मम्स जिसे बोलते हैं। गलसुआ जो है टाइटिस मम्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह एक विकट विषाणुजनित रोग है। साथ ही जो पैराथायराइड ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है और यह ग्रंथि जो है वो कर देती है और यह ग्रंथि आगे तथा कान के नीचे स्थित होती है और लार और थूक का उत्पादन करती है। गलगंड एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक वायरस विषाणु के कारण होता है, जो संक्रमित लार से संपर्क के द्वारा फैलता है। 2 से 12 वर्ष के बच्चों के बीच में संक्रमण की सबसे अधिक संभावना होती है और अधिक उम्र के लोगों में पैरोटिड ग्रंथि के अलावा अन्य ग्रंथियाँ जैसे अंडकोश है, पैनक्रियाज एवं स्नायु प्रणाली भी शामिल हो सकती है। साथ ही इसमें बच्चों इसके लक्षणों की बात करें तो पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है उसमें पैराथायराइड जो गलसुआ रोग होता है मम्स है उसमें जो है पैराथायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जो कि शुरुआत में एक और होती है तथा 3 से 5 दिनों के अंदर दोनों ग्रंथियों में ये सूजन आ जाती है, जिससे क्या होता है कि भोजन को निगलने में चबाने में कठिनाई होती है। साथ ही इसमें तेज बुखार होता है, भूख कम लगती है और जो है 7 से 10 दिनों तक जो है ग्रंथि की सूजन वो धीरे धीरे कम हो जाती है। साथ ही जो पीड़ित बच्चों में अन्य व्यक्तियों में भी यह रोग फैल सकता है, यानी कि एक संक्रामक रोग है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, बच्चों से दूसरे व्यक्ति में भी यह रोग आ सकता है। गलगंड से मस्तिष्क में सूजन भी हो सकती है और ऐसी स्थिति में जो है वो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो तीव्र सिर में दर्द, गर्दन में जकड़न, नींद के झोंके आना, मूर्छा आना, अत्यधिक उल्टी, अत्यधिक तापमान, अंडकोशों में सूजन आदि रहती है। उपचार की बात करें तो गलगंड के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। दवाइयों से विभिन्न लक्षणों में आराम भी मिल सकता है और आमतौर पर एंटीबायोटिक्स इसमें नहीं दी जाती। बुखार में पैरासीटामोल जैसी दवाइयों से उसको नियंत्रित किया जाता है जो दर्द से उसको राहत देती हैं। साथ ही गलगंड से पीड़ित बच्चों को पूरे समय जो है आराम की आवश्यकता होती है। बचाव की बात करें बच्चों के तो गलगंड होने के बाद व्यक्ति को कभी यह बीमारी नहीं होती है तो उसका प्रहार जीवन भर के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी कि एक बार होने के बाद जो है इसके जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बॉडी में बनने लगते हैं जिससे दोबारा रोग नहीं होता है। साथ ही इसके लिए इसके टीके की जो है मीजल, मम्स और रूबेला जो है MMR जिसे हम बोलते हैं, तो इसका जो है MMR का टीका 3 वायरल बीमारियों से बचाता है और सभी बच्चों को 15 माह की आयु में ये टीका लगाया जाता है। ये टीका 1 साल में से छोटे बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए और ना ही बुखार से पीड़ित बच्चों को, साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं गर्ल्स मलेरिया की जो जैसे कि इंसेक्ट्स के द्वारा यानी कि एक मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग होता है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोग होता है और भयंकर जन स्वास्थ्य समस्या भी है और यह रोग है वो प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से होता है। केवल 4 प्रकार के जो प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सर्वाधिक खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम तथा प्लाज्मोडियम विवेक्स माने जाते हैं। साथ ही प्लाज्मोडियम ओवेल तथा प्लाज्मोडियम मलेरिया भी मानव को प्रभावित करते हैं और इन सारे समूह को मलेरिया परजीवी ही बोलते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक जो होता है एक मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है, यानी कि जो मलेरिया रोग फैलता है बच्चों वो मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है
इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी जो होते हैं वो लाल रक्त कोशिकाओं में हमारे प्रवेश कर जाते हैं और यानी कि बहुगुणित हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे रक्तहीनता, एनीमिया जैसी दिक्कत है, चक्कर आना, सांस फूलना आदि लक्षण रहते हैं। और बुखार, जब इसके लक्षण होते हैं तो उसमें बुखार है, सर्दी है, उबकाई आना, जुकाम जैसी जो है लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही गंभीर मामलों में मरीज में मूर्छा आ सकती है और मृत्यु भी उसकी हो सकती है। रोग के लक्षणों की बात करें तो मलेरिया के लक्षणों में शामिल है ज्वर, कपकपी, जोड़ों में दर्द होना, उल्टी, रक्त अल्पता, ठीक है, मूत्र में हीमोग्लोबिन के बढ़ना। साथ ही मलेरिया का सबसे आम लक्षण होता है अचानक से तेज़ ठंड लगना, यानी कि इसमें जब बुखार चढ़ता है तो वो तेज़ कपकपी के साथ चढ़ता है, ठंड लगने लगती है, फिर एकदम बुखार आ जाता है और 4 से 6 घंटे के बाद वो ज्वर उतर जाता है और फिर पसीना आता है। पी फैल्सीफेरम के संक्रमण में यह पूरी प्रक्रिया हर 36 से 48 घंटे में होती है और यह लगातार ज्वर इसी तरह से चलता रहता है। साथ ही अगर बच्चों इसके मलेरिया के गंभीर मामले लगभग हमेशा पी फैल्सीफेरम से होते हैं और ये संक्रमण 6 से 14 दिन के बाद होता है। मलेरिया की रोकथाम तथा नियंत्रण की बात करें बच्चों, तो मलेरिया का प्रसार इन कारकों पर निर्भर करता है कि मानव जनसंख्या का घनत्व, मच्छरों की जनसंख्या, ठीक है, साथ ही अपने आसपास का वातावरण। क्योंकि देखिए मलेरिया से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, बचाव है कि अपने आसपास के चारों ओर का वातावरण साफ़ सुथरा हो, ठीक है, कहीं भी ऐसे गड्ढे ना हो जिसमें गंदा पानी भरता हो, क्योंकि जो है मच्छर पनपते हों जिसमें। साथ ही घर की नालियों की अच्छी तरह से निकासी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को साफ़ रखना चाहिए। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग सोते समय करना चाहिए, ठीक है। साथ ही जो मलेरिया संबंधी जानकारी जो है वो आपस में, जैसे कि एक सामुदायिक तौर पर मलेरिया नियंत्रण के तरीके कितने प्रभावी है इसकी जांच करना और एक ऐसे विश्लेषण में पता लगाया कि लक्षण विहीन संक्रमण वाले लोगों का इलाज करना तो बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इनमें बहुत मात्रा में मलेरिया संचित रहता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है इनमें लक्षण नहीं